नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज में मैंने सूर्य से लेकर शनि तक आपको बताया। आज मैं राहु के बारे में आपके साथ बात करूंगा। राहु को समझाने का प्रयास करूंगा। राहु क्या है। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो व्यूवर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं और जिनको एस्ट्रोलॉजी अभी बिल्कुल नहीं आता है, वो मेरे वीडियो 1 से उसको देखना शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और बहुत सरल माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप जब उस वीडियो को पहले वीडियो से देखेंगे तो आपको ये सारी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, ये इजीली आपको समझ में आएगी। और जो व्यूवर्स पहले से ही जिनका ज्योतिष में ज्ञान है, वो अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं राहु को आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा मैं बता चुका था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि राहु केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो नॉन बॉडीली प्लैनेट हैं, जिनका शरीर नहीं है। ठीक है। ये क्रांति वृत्त के ऊपर नॉर्थ और साउथ जो कटान बिंदु हैं, उनको हम राहु और केतु कहते हैं। ठीक है। और माइथोलॉजिकल भी अगर हम स्टोरीज में जाएं तो राहु केतु राक्षस थे। राहु एक राक्षस था जो देवताओं की सभा में बैठ गया था, जिसने चोरी से अमृत पान किया था। फिर भगवान विष्णु ने उसका चक्र से गला काट दिया। तो गला काटने के बाद जो ऊपर का जो हिस्सा रहा, उसका धड़ वाला हिस्सा, वो राहु कहलाया, और नीचे का जो हिस्सा था वो केतु कहलाया, क्योंकि अमृत पान किया था, इस कारण से वो अमर हो गए। तो इनके अंदर जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है इनकी, वो राक्षसों वाली है। और इसलिए इसकी जाति की बात करें तो इसको चंडाल जाति का कहते हैं। ठीक है। तो पहले मैं इसको शुरू करता हूं, उसके बाद मैं आपसे और बातें करूंगा राहु के बारे में। ग्रहों की जब सभा की, मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बताया। ग्रहों की एक हायरार्की हम ले रहे हैं, जिसमें हमने सूर्य को राजा बोला, चंद्रमा को रानी और बुध को कुमार बताया। उसके बाद गुरु को मंत्री और या राजगुरु। उसके बाद शुक्र को मंत्री, और शुक्र को जो है दूसरी रानी भी कहा जाता है। उसके बाद शनि सेवक। उसी प्रकार मंगल सेनापति और शनि सेवक है। शनि के बाद राहु केतु भी सेवकों की सेना है। ठीक है। राहु केतु को सेवकों की सेना कहा जाता है। ठीक है। अब हम राहु की बात करें। क्या मैंने अशुभ ग्रहों की जब बात बताई थी तो 3 ग्रह, सूर्य, मंगल और शनि, साथ साथ राहु और केतु, ये 5 नैसर्गिक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। जिसमें 3 तो बॉडीली प्लैनेट हैं जिनका अस्तित्व है, पर राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये राक्षस है, मायावी है। इनके अंदर जो है एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। ये इनके अंदर माया की प्रधानता होती है। ये अपना कोई भी रूप धर लेते हैं और उसी रूप से हमको ये मोहने का प्रयास करते हैं। जैसा रामायण में भी आपने देखा, राक्षसों के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है जिस समय सूर्यास्त के बाद राक्षस जो है असुर जो है, वो माया का प्रयोग करते हैं। माया में वो कोई भी छलावा कर सकते हैं। ये माया देवताओं के पास भी नहीं है, इसलिए असुर और देवता आपस में लड़ते रहे और कई बार देवताओं को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा लाखों लाखों वर्ष तक, और वहां पर असुरों का राज हुआ। फिर असुर परास्त किए भगवान ने, फिर देवताओं का राज स्थापित किया। तो असुर बहुत बलवान होते हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा जो है शक्ति होती है, जिसको माया कहते हैं। वो मायावी होते हैं, वो कोई भी रूप धर लेते हैं और उनकी शक्ति उस माया के कारण बहुत प्रबल हो जाती है। रामायण में भी आपने युद्ध में देखा कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कितना बलशाली था। जिस लक्ष्मण जी ने उनका वध किया, लेकिन उससे पहले मेघनाथ को वध करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी लक्ष्मण जी को भी। मेघनाथ इतना अत्यंत बलशाली था, उसके पास अनेक विद्याएं थी, वो अनेक प्रकार के रूप धर सकता था। तो जो असुर होते हैं उनके पास माया का एक एक्स्ट्रा उनके पास शक्ति होती है, और उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी रूप रख सकते हैं, कोई भी छलावा कर सकते हैं, कोई भी धोखा रख सकते हैं, कोई भी प्रपंच रख सकते हैं, कोई भी मिथ्या रच सकते हैं। ये सारी बातें असुरों के पास एक्स्ट्रा होती हैं, जो देवताओं के पास नहीं होती। ठीक है। तो राहु भी एक चांडाल है, एक असुर है, और उसके पास भी एक ऐसी माया है। ठीक है। तो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है
और नॉन बॉडीली प्लैनेट है। ठीक है, इसका जो लिंग है वो नपुंसक या स्त्रीलिंग कहा जाता है इसको। जाति इसकी चंडाल है यानी निम्न स्तर का है। ठीक है, दिशा दक्षिण पश्चिम है। स्वराशि इसकी कही जाती है, अलग अलग ज्योतिषियों ने अलग अलग ग्रंथों में इनकी राशियों पर, इसकी मूल त्रिकोण राशि पर, उच्च राशि पर कुछ मतभेद है। कुछ लोग कुंभ को इनकी स्वराशि कहते हैं, कुछ लोग कन्या को इनकी स्वराशि कहते हैं। उच्च राशि इनकी वृषभ है, नीच राशि इनकी वृश्चिक है और मूल त्रिकोण राशि इनकी मिथुन कही जाती है। इनमें भी आपस में कई मतभेद है, पर इन जर्नल मैंने जो आपको बताया काफी सारे ज्योतिषी पुस्तक में जो दिया गया है मैंने उसके आधार पर लिखा हुआ है। स्वाद इनका कसैला है। और इनके मित्रों की बात की जाए तो इनके जो निकटतम मित्र हैं वो है बुध और शुक्र और शनि, ये तीन इनके मित्र कहे जाते हैं। ठीक है, और शत्रुओं की बात करें, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं इसलिए सूर्य और चंद्रमा ही इनके शत्रु हैं। ठीक है, सम बृहस्पति इनके लिए शम है और मंगल भी इनके लिए सम कहलाते हैं। ठीक है, दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, बट यहाँ दृष्टि में भी राहु केतु की अपवाद है, क्योंकि ये नॉन बॉडीली प्लैनेट है, इनका अस्तित्व नहीं है, इनका कोई शरीर नहीं है, ये केवल छाया ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए कुछ ज्योतिषी इनकी दृष्टि को मानते हैं, कुछ ज्योतिषी इनकी दृष्टि को नहीं मानते। बट मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पर्सनली इनकी दृष्टि पर जोर देता हूँ। मैं मानता हूँ इनकी दृष्टि का भी प्रभाव होता है, वो चाहे छाया दृष्टि ही हो, बट दृष्टि का प्रभाव होता है। तो इनके पास जो दृष्टियां होती हैं 7th के अलावा 5th और 9th एस्पेक्ट भी होती है, और कहीं कहीं पर इनकी 12th एस्पेक्ट भी कही गई है। ठीक है, जहां से ये अपने यहाँ से 12th हाउस को भी देखते हैं। 7th को तो देखते ही हैं, उसके बाद 5th को देखते हैं, 9th को देखते हैं और 12th को देखते हैं। ठीक है, नग की बात करें, राहु को अच्छा करने के लिए जनरली राहु जो अशुभ ग्रह होते हैं उनके नक्षत्र, उनके जो नग हैं उनके जैम स्टोन्स कम पहने जाते हैं। बट कभी कभी अगर राहु अच्छी पोजीशन पर होता है तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो हम नग पहनते हैं वो है गोमेद। ठीक है, गोमेद नग पहना जाता है। इसकी जो धातु है वो है सीसा। ठीक है, और इसका जो अन्न है वो काला चना है। रंग इसका कैसा है, राहु का गहरा शहद के जैसा रंग है इनका। ठीक है, स्वाद में मैं बता चुका हूं कसैला है। जब बली होते हैं तो सभी प्रकार की भौतिक प्राप्तियां देती हैं। देखिए राहु के अंदर क्या है कि जो भी कुछ देते हैं बिना सोच समझ के, बड़े झटके में देने वाले होते हैं, और बहुत सारा धन आपको दे देंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी अच्छी यात्राएं हो जाएंगी, विदेश में आपके अच्छे संबंध होंगे, आपका नाम होगा, आपको अगर संतान नहीं है तो संतान के योग भी हो जाते हैं, विवाह नहीं है तो विवाह के योग भी हो जाते हैं अगर शुभ ग्रहों के साथ हैं और ये योग कारक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है। तो जब बली होते हैं तो सब भौतिक प्राप्तियां हमको देते हैं, और जब निर्बल होते हैं तो अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट इनके द्वारा हमको मिलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये राहु के अंदर राहु का मतलब क्या होता है कि हमको ये जो है चीजों में फंसाने का प्रयास करते हैं। जहां ये बैठते हैं उस स्थान को बहुत ज्यादा उसके स्थान से होने वाले जो कारक हैं उनमें फंसाने का बहुत प्रयास करते हैं, उनसे प्राप्ति की और हमारे मन को अग्रसर करते हैं। ठीक है, जिस स्थान में बैठेंगे ये उस स्थान को के कारकत्व को पाने की व्यक्ति के अंदर बहुत लालसा हो जाती है, बहुत वो उसको बहुत ज्यादा पाना चाहता है, इतना पैशन दे देंगे वो 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहेगा। तो वो क्या करता है, राहु का मतलब होता है जोड़ना, और इसके विपरीत केतु का मतलब होता है हटा देना दूर, क्योंकि केतु के अंदर दिल नहीं है तो वो सोचता नहीं है, दिमाग नहीं है तो वो सोचता नहीं है, वो हटा देता है। और राहु हमेशा पचड़ों में हमको डालने का प्रयास करता है, हमको चीजों में फंसाने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंद्रियों पे, स्पर्श पर इनका अधिकार होता है ना, यानी त्वचा। तो जब ये कमजोर होते हैं तो त्वचा संबंधी रोग दे देते हैं। ठीक है, वस्त्र कैसे होते हैं, इनके वस्त्र भी शनि की तरह फटे पुराने गुदड़े, इस प्रकार के वस्त्र, इनको मोटा वस्त्र कहा गया है। ठीक है, तत्व इनका वायु धातु है, उदय ये पिछले भाग से होते हैं। ठीक है, उम्र इनकी 80 से 100 वर्ष के बीच बताई गई है, यानी अति वृद्ध अवस्था जिसे कहते हैं, जैसे शनि की है वैसे ही राहु की भी अति वृद्ध अवस्था कही गई है। गति इनकी 3 मिनट प्रतिदिन है।
संबंधों में ये दादा हैं, हमारे जो पिता के पिता हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने दादाजी के बारे में जानना हो तो कुंडली में अपने राहु को आप अच्छी स्टडी कर लीजिए, तो आप अपने दादाजी के बारे में जान जाएंगे कि आपके दादाजी का नेचर कैसा था, दादाजी किस ख्यालात के थे। ठीक है, तो वो सारी बातें हमको राहु के अध्ययन से मालूम पड़ जाती हैं। स्वभाव की बात करें तो ये बहुत कठोर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, चीजों में फंसाने का प्रयास करता है राहु। ठीक है, उलझाने का प्रयास करता है। काल पुरुष की कुंडली में ये हड्डी, दांत और चमड़ी, मैं बता चुका हूं कि अगर राहु खराब हो जाते हैं तो इनसे संबंधित रोग दे देंगे। हड्डियों में बहुत दर्द होने लगेगा, जिसे कहते हैं गठिया हो जाना, बायक हो जाना, वायु संबंधित रोग, और दांतों के जो रोग होते हैं, ठीक है, और चर्म के जो रोग होते हैं वो राहु के द्वारा हमको मिलते हैं। ऐसी बीमारियां जिनका निदान नहीं होता है वो राहु देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कारक की बात करें, क्या इंडिकेट करते हैं, किन किन बातों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका, क्योंकि ये नॉन बॉडीली प्लैनेट है तो बड़े मायावी है, क्योंकि इनका असुर वाला स्वभाव है, मैं बता चुका हूं, तो बहुत माया रचते हैं। तो हर चीज को असुरों जैसे स्वभाव के साथ होते हैं, यानी कुछ भी अचानक कर देना, बिना सोचे समझे कर देना। बहुत देना होगा धन तो बहुत धन दे देंगे आपको, एकदम झटके से प्रमोशन दिलवा देंगे। अब कुछ लेना होगा तो एक झटके से ले लेंगे आपसे, आपकी हानि करा देंगे। तो इस तरीके का स्वभाव होता है, अचानक देना। ठीक है, अचानक कुछ भी अच्छा कर देना या खराब कर देना, ये स्वभाव जो असुर का स्वभाव होता है वही इनका। जैसे असुर को आप नहीं समझ सकते हैं, ऐसे ही आप इनको भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी घटना अचानक होने वाली, चाहे वो अच्छी घटना है या कोई बुरी घटना है, घटना जो भी है वो अचानक जो होती है वो राहु के द्वारा होती है। उसके अलावा राहु क्या है, पाप है, राहु क्या है, जहर है, राहु क्या है, मिथ्या है। ठीक है, आपने पुरानी अगर फिल्में देखी होंगी और आप पुरानी 60s की फिल्में देखी होंगी, 50s की फिल्में देखी होंगी, तो बहुत सारे ऐसे विलेन हैं जो राहु के द्वारा, हम राहु को उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। उसमें से एक जीवन है, के.एन. सिंह थे। तो ये सारे जो विलन थे, बिल्कुल राहु उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। अगर राहु को समझना हो तो आप उनको देख लो। ठीक है, मिथ्या वचन बोलने वाला, कुछ भी बोलने वाला, यानी आपको धोखे में पचाने वाला, मतलब बहुत धोखा दे देगा। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठा है और आपको अचानक से धोखा दे दे, तो उसका मतलब वो राहु से प्रभावित व्यक्ति है। और राहु से प्रभावित व्यक्ति होगा तो वो उसको पहचान नहीं सकते आप, वो अंदर से क्या है ये आप नहीं जान सकते। ये राहु के अंदर ये एक बहुत बड़ी जो है उसके अंदर खूबी होती है। मैं बता चुका हूं ना कि असुर जब शूर्पणखा ने जो है भगवान राम को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई, तो अपना असुर रूप को उन्होंने चेंज करके एक सुंदरी का रूप ले लिया। बट भगवान तो पहचान गए उनको कि ये असुर है, रावण की बहन है। ठीक है, तो उन्होंने तो समझ लिया था। लेकिन एक आम व्यक्ति जो है, एक और कोई साधारण कोई राजा हो, ये तो वो तो नहीं समझ सकता ऐसा। तो एक वही मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु जो है रूप बदलने वाला है, यानी आपके सामने वो कुछ भी रूप रख लेगा और आप उसके धोखे में आ जाओगे। जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, नटवर लाल जैसे जो लोग होते हैं, वो राहु, समझ लीजिए राहु से प्रभावित व्यक्ति होता है ऐसा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा होते हैं जो देखने में बड़े आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सभी प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। ये हमने पास्ट में देखा है और आज भी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्थान जो बहुत दूर है यहाँ से, दूरवर्ती, यानी राहु का मतलब होता है दूसरे धर्म का। अगर किसी एक धर्म को आप मानने वाले हैं तो उससे अलग धर्म के व्यक्ति को राहु रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, तो दूसरे जो धर्म है, बौद्ध धर्म हो गया या ईसाई धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म हो गया, उनको मानने वाला व्यक्ति राहु द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, और दूरदर्शी जो दूरस्थ स्थान होते हैं, विदेश जो कहलाते हैं, जो बहुत दूर होते हैं अपने स्थान से, हजारों किलोमीटर दूर के जो स्थान है, वो राहु रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिथ्या वचन होता है। राहु अगर जो है टेक्निकल एजुकेशन भी देता है, क्योंकि बहुत ही चालाक होता है राहु। राहु का मतलब होता है चालाक, बहुत चालाकी से काम लेने वाला, रूप बदल के, धोखा दे के, किसी तरीके से भी वो अपना काम निकालने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है राहु द्वारा प्रभावित होता है। अगर कहीं राहु का प्रभाव पंचम भाव, योग कारक ग्रहों के साथ पंचम भाव पर या चतुर्थ भाव पर या दूसरे भाव पर पड़ता है, साथ में बृहस्पति का भी वहां प्रभाव होता है, चंद्रमा भी वहां मजबूत है, लग्नेश भी अच्छा है, तो व्यक्ति जो है टेक्निकल एजुकेशन में जाता है।
ठीक है, तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है। इस तरीके का वो व्यक्ति का रुझान होता है। ठीक है, तो बता चुका हूँ, वृद्ध है, मिथ्यावादी है, कठोर भाषा बोलने वाला है, बहुत ही ठंडा मौसम जहां पर होता है वैसे क्षेत्र भी राहु के द्वारा जो है रिप्रेजेंट होते हैं। राहु उनको प्रदर्शित करता है ऐसे स्थानों को जहां बहुत ठंड पड़ती है, अत्यधिक सर्दी जिसे कहते हैं। ठीक है, स्थान की बात करें तो यम के मंदिर, ठीक है, कब्रिस्तान, ठीक है, ऐसे स्थान, शमशान घाट, और ऐसे स्थान जहां पर दीमक की बांबी होती है, यानी बहुत ज्यादा दीमक वाला क्षेत्र जो होता है, ऐसे एक वन क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र मिल जाएंगे जब बहुत अत्यधिक दीमक होती है। ठीक है, गुफाएं, बौद्ध मंदिर और दुर्गा देवी के जो मंदिर हैं, ऐसे सभी स्थान राहु के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। राहु उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा नक्षत्रों की बात करें तो सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। राहु भी 3 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके कौन से नक्षत्र हैं? आद्रा, स्वाति और शतभिषा। तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा जो नक्षत्र हैं, ये राहु के द्वारा प्रभावित होते हैं। राहु इनको ओन करते हैं, इनके मालिक हैं। उसके अलावा महादशा 18 वर्ष की होती है। जब इनकी महादशा आती है तो 18 वर्ष की होती है। फिर मैं वही कहता हूं, कोई भी ग्रह ना तो अच्छा है ना ही खराब है, आपकी लगन से वो किस स्थान में बैठा है, कितना फेवरेबल है, कैसे ग्रहों के साथ वो बैठा हुआ है। राहु की एक खासियत होती है, क्योंकि ये नॉन बॉडीली प्लैनेट है, किसी घर को ये ओन नहीं करते। जनरली जिस घर में होते हैं, शुभ घर में होते हैं और शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, तो उनका प्रभाव राहु देता है, यानी उनके रूप में प्रभाव देता है, लेकिन प्रभाव की तीव्रता कई गुना होती है। एक सामान्य ग्रह जो प्रभाव देगा उससे कई गुना तेज प्रभाव वो देगा, क्योंकि वो असुर है। प्रभाव देने में दूसरे जो बॉडीली प्लैनेट है उनसे तीव्र और बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव देता है। ये राहु की खासियत है। अशुभता देगा तो भी बहुत मात्रा में देगा। तो ये देखना होता है कि वो कहाँ बैठा है, किन शुभ स्थानों में है। शुभ ग्रहों के साथ, योग कारक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो बहुत शुभ प्रभाव भी देता है। राहु बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देता है। ठीक है, मतलब आप जितना नहीं सोचेंगे उससे कई गुना अधिक शुभ प्रभाव राहु देने की क्षमता रखता है। ठीक है, महादशा में 18 वर्ष है, मैं बता चुका हूं आपको। तो दोस्तों, आज मैंने आपको राहु के बारे में सरलता से जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। चलिए, मिलता हूं अगले ग्रह के साथ जिसमें मैं केतु के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।